नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। हमारा टॉपिक ग्लेशियर लैंडफॉर्म्स चल रहे थे। इसमें हम बात कर रहे थे ग्लेशियर द्वारा निर्मित अपरदनात्मक स्थल रूपों के बारे में। इसमें हम इससे पहले यू आकार की घाटी और लटकती घाटी के बारे में हम बात कर चुके हैं। हिमविदर और हिमदर वृक्षशुंड के बारे में हम बात कर चुके हैं। तो ये टॉपिक हमारे इससे पूर्व में हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। इससे आगे के जो लैंडफॉर्म्स हैं ग्लेशियर द्वारा निर्मित, उन पर हम आज बात करेंगे। उम्मीद है कि आप सभी अपने घर पे स्वस्थ हैं और कोरोना की गाइडलाइन की पूर्णतः पालना कीजिए, घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए और घर रहकर अपनी स्टडी को जो है आप जारी रखिए। अपना ख्याल रखिए, अपने परिवारजनों का ख्याल रखिए, बिना वजह घर से बाहर ना निकलिए। तो ग्लेशियर जो लैंडफॉर्म्स हैं, ग्लेशियर हिम की नदियां होती हैं जो कि ऊंचे पहाड़ी भागों से या स्थायी हिम क्षेत्रों से स्लोप के अकॉर्डिंग या ग्रेविटी के इफेक्ट से धीरे धीरे नीचे की ओर खिसकती हैं। और इसी गति की वजह से, हालांकि ग्लेशियर्स की गति जो है काफी धीमी होती है, लेकिन उसके बावजूद भी, अपनी इसी धीमी गति के बावजूद भी ग्लेशियर्स जो है पृथ्वी पर, हमारी पृथ्वी के धरातल पर विभिन्न प्रकार के लैंडफॉर्म्स बनाते हैं और उन्हीं के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। और सबसे पहले हम इरोजनल लैंडफॉर्म्स के बारे में बात कर रहे थे। तो उसमें हम युवाकार की घाटी और वृक्षुंड के बारे में हम बात कर चुके हैं। नेक्स्ट, उससे आगे हम आज बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं कि ग्लेशियर जो है और कौन कौन से लैंडफॉर्म्स हमारी पृथ्वी की सतह पर बनाता है और किस प्रकार से उनका निर्माण करता है। नेक्स्ट है सर्क या हिमगर। सर्क या हिमगर। तो सर्क जो होता है वो पर्वतीय, मोस्टली क्या है कि पर्वतीय भागों में हिमरेखा के निकट घाटी हिमनदों द्वारा निर्मित एक अर्धवर्ताकार कटोरे के आकार का विशाल गर्तनुमा भूआकार होता है। तो सर्क मोस्टली पर्वतीय भागों में बनता है और पर्वतीय भागों में जहां हिमरेखा जो स्टार्ट होती है उसके नजदीक ही निर्मित एक अर्धवर्ताकार कटोरे के आकार का विशाल गर्त होता है, जिसे कि हम सर्क, हिमगवर, हिमगार या हिमगर्त के नाम से पुकारते हैं। घाटी हिमनद की जो सतह पर वृक्षशुंड के निर्माण के पश्चात जो हिमदर जो होता है वो नीचे नीचे चट्टानों को अपवर्तित करता जाता है। यानी हिमदर के सहारे ग्लेशियर जो होता है वो नीचे नीचे चट्टानों को अपवर्तित करता है और धीरे धीरे फिर उस पूरी चट्टान को वहां से हटाकर एक अर्धवर्ताकार गर्त का निर्माण कर देता है। जैसा कि हमने वृक्षुंड के निर्माण में भी बात की थी कि इसके निर्माण में तुषार चिरण यानी फ्रोस्ट वेडिंग का सबसे बड़ा रोल होता है और साथ में उत्पाटन का प्रोसेस या प्रक्रिया जो है वो, यानी प्लंकिंग, इनका मुख्य हाथ होता है। देखिए, इस पहले डायग्राम के जरिए आप इसको देखने की, समझने की कोशिश कीजिए। ये है हिम की सतह पर बना हुआ एक वृक्षुंड। अब ये वृक्षुंड धीरे धीरे नीचे की ओर खिसकेगा। यानी आप इमेजिन कीजिए कि ये पूरा का पूरा जो भू आकार था, ये पूरा का पूरा भू आकार इस तरह से था। यानी ये पहाड़ी है या पहाड़ी जो भी पहाड़ी पार्ट जो वो इस तरह से पहले था। इसकी सतह पर कोई भी एक दरार या छिद्र जो हिम को मिला, जहां पर की हिम रेखा मौजूद है, क्योंकि हिम रेखा के नजदीक रात्रि में हिम जमता है और दिन में हिम पिघलता है। तो यहाँ पर एक छोटे से छिद्र और दरार में हिम ने प्रवेश किया, जल ने प्रवेश किया, रात्रि में बर्फ बनी। ये दरार धीरे धीरे बढ़ती गई, धीरे धीरे नीचे की ओर बढ़ती गई, यानी वृक्षुंड बना। अब ये वृक्षुंड नीचे की ओर जाते जाते क्या है इसने कि ये जो चट्टानी भाग था, ये पूरा का पूरा जो चट्टानी भाग था, धीरे धीरे ये आगे बढ़ता गया और ये पूरा का पूरा चट्टानी टुकड़ा यहाँ से तोड़कर इसने, यानी उत्पाटन की प्रक्रिया से तोड़कर इसने अपने साथ कर लिया। पीछे क्या बचा, ये देखिए, ये शेप बच गई पीछे एक कटोरे नुमा गर्त, एक अर्धवर्ताकार गर्त का आकार शेष पीछे बच गया। यही कहलाता है सर्क या हिम गर्त। देखिए, ये इसमें भी नीचे वाले जो है इसमें भी दिखाया, ये जो हेड वॉल है, इस हेड वॉल से नीचे की ओर गर्त, यानी यहाँ ये पूरा का पूरा लैंडफॉर्म यूं था और उसके बाद क्या है कि यहाँ एक छोटा सा छिद्र बना और उससे धीरे धीरे नीचे की ओर बढ़ते हुए ये पूरा का पूरा पार्ट उत्पाटन का प्रोसेस हुआ और इसको यहाँ से हटा दिया गया और बन गया एक गर्त, यानी हिम गर्त या सर्क। तो हिम गर्त जो होता है, हिम गर्त के तीन ओर के किनारे खड़े और तीव्र ढाल वाले होते हैं
और ये एक अर्ध गोल रंगमंच, एमपी थिएटर या आराम कुर्सी, गहरी शीट वाली जो आराम कुर्सी होती है उससे मिलता जुलता एक भूआकार है। अब देखिए यहाँ पर देखिए, इसके बाद जो सेकंड डायग्राम यहाँ दिया हुआ है इसमें आप देखिए ये तीन ओर के इसके किनारे हैं जो तेज ढाल वाले हैं। ये देखिए आप, ये तेज ढाल वाले हैं और इसका आकार भी उसी तरह से आप देख पा रहे हो, उसी प्रकार से इसका आकार है एक गहरी आराम कुर्सी की तरह। यहाँ भी आप देखिए, इसमें भी ये तीन ओर की इसकी दीवारें आप देखिए तेज ढाल वाली, और एक गर्त या आराम कुर्सी या कटोरे के आकार का एक गर्त, ये कहलाता है सर्क। जर्मनी में इसे कारेन के नाम से पुकारते हैं, स्कॉटलैंड में ये कोरी कहलाता है, वेल्स में ये स्विम कहलाता है, नॉर्वे में इसे बोटन कहते हैं इस आकार को, और स्कैंडिनेविया में ये कैसल के नाम से पुकारा जाता है। तो अलग अलग जगह पर इनको अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। सर्क का जो बॉटम होता है, तली जो होती है उसमें एक गर्त बना होता है, और हिम के पिघलने पर क्या है कि वहां पर एक हिमानी झील का निर्माण हो जाता है जिसे कहते हैं टार्न झील। नीचे के आप डायग्राम में देखिए, आप देख पा रहे हो तीन सर्क एक साथ दिखाए गए हैं, एक ये रहा फर्स्ट नंबर, फिर उसके बाद ये सेकंड और ये थर्ड। इसके नीचे ये देखिए आप, यहाँ देखिए एक झील बन गई, ये जो झील है ये कहलाती है टार्न झील। यहाँ भी ऊपर भी डायग्राम में आप देखिए, इसके सर्क की तली पर यहाँ पानी इकट्ठा हो गया, यानी बर्फ के पिघलने से बन गई झील, तो ये कहलाती है टार्न झील। तो ये सर्क और टार्न झील सबसे महत्वपूर्ण लैंडफॉर्म है, किससे, ग्लेशियर इरोजन से बनने वाला। अरेत या तीक्ष्ण कटक, अरेत या तीक्ष्ण कटक, अरेटी, ये भी पर्वतीय भागों में ही मोस्टली बनता है। तो पर्वतीय भागों में जब किसी पहाड़ी के दोनों ओर घाटी हिमनद सर्क बनाए जो एक दूसरे से जुड़े हुए हों, और ये जो सर्क जो है लगातार पीछे की ओर जब बढ़ते जाए, यानी पीछे की ओर ये अपर्दन करें पहाड़ी का, तो पीछे की ओर जब ये अपर्दन करेंगे तो पीछे की ओर अपर्दन करने से क्या होगा कि पहाड़ी के जो किनारा है वो अपर्दित होकर एक तेज आरी यानी सो या कंगीनुमा भूआकार में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे हम कहते हैं अरेत या अरेटी या तीक्ष्ण कटक। ये आप देखिए पहले डायग्राम में, यहाँ एक सर्क है, ये एक सर्क है, यहाँ भी एक सर्क है, ये दोनों ही सर्क पीछे की ओर पहाड़ी का अपर्दन करते हैं। तो जब पीछे की ओर पहाड़ी का अपर्दन करते हैं तो देखिए ये जो किनारा है पहाड़ी का, ये किनारा, ये भी पीछे की ओर अपर्दन कर रहा है, ये भी पीछे की ओर अपर्दन कर रहा है, तो ये किनारा तेज तीव्र ढाल वाला बन जाता है, साथ में ऊपर से ये आरी की तरह तीखा बन जाता है, इसे कहते हैं अरेत या तीक्ष्ण कटक। यहाँ भी देखिए दूसरे डायग्राम में आपको दिखाया गया है, ये अरेत या तीक्ष्ण कटक। यहाँ भी सर्क है जो पीछे की ओर इस तरह से अपर्दन करते हुए, यहाँ भी सर्क पीछे की ओर अपर्दन करते हुए, और ये जो किनारा है ये अरेट में कन्वर्ट हो गया। यहाँ देखिए आप, अरेट को साफ दिखाया गया है आपको, ये देखिए ये सर्क है, इधर भी सर्क है, अभी देखिए ये सर्क भी पीछे की ओर अपर्दन कर रहा है, ये सर्क भी पीछे की ओर अपर्दन कर रहा है, और ये देखिए ये तेज किनारे, ये देखिए आप तेज किनारे, या नीचे भी देखिए ये तेज किनारे, ये सर्क, ये भी सर्क, और ये अरेटी, तो ये होती है अरेटी। और कई बार क्या होता है, जैसे ये यही सर्क जो है ये इस पीछे की ओर हटते हुए पूरा का पूरा पार्ट काट देता है, तो क्या है कि यहाँ एक रास्ता बन जाता है, एक मार्ग बन जाता है, यहाँ भी बन रहा है, यहाँ भी आप देखिए एक रास्ता एक मार्ग बन रहा है, ये पीछे की ओर हटते हुए सर्क ने ये पूरी पहाड़ी को यहाँ से काट दिया, तो एक रास्ता एक मार्ग बन गया इससे ऊपर की ओर जाने का, ये कहलाता है कोल या हिमानी दर्रा। तो किसी पहाड़ी के जब दोनों ओर सर्क मिल जाते हैं तो पहाड़ी के आर पार एक गर्त बन जाता है, एक मार्ग बन जाता है, उस मार्ग को कहते हैं कोल या हिमानी दर्रा। नेक्स्ट जो भूआकार है वो है हॉर्न या गिरीश्रम। तो ये भी पर्वतीय भागों में ही बनने वाला भूआकार है। तो पर्वतीय भागों में किसी पहाड़ी के जब चारों ओर सर्क हो, यानी वैली ग्लेशियर हो, और वो पीछे की ओर अपर्दन करते हुए सर्क का निर्माण करे, और सर्क जो लगातार पीछे की ओर हटते हुए पहाड़ी को लगातार अपर्दन उसका करता रहे, और इससे क्या होगा कि पहाड़ी का मध्यवर्ती भाग जो है वो पिरामिड नुमा आकार के शिखर के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। यही जो है कहलाता है हॉर्न या गिरीश्रम। इसका नाम जो है स्विट्जरलैंड के मेटरहोर्न पर्वत के नाम पर रखा गया है, और ये जो आप नजारा देख रहे हो यहाँ पर, ये मेटरहोर्न पर्वत ही है। तो स्विट्जरलैंड का ये मेटरहोर्न पर्वत ही है। तो देखिए पिरामिड नुमा आकार है जिसका शिखर जो है वो संकरा है, और बेस जो है आधार जो है ये आधार पर चौड़ा है।
यानी इसके चारों ओर सर्क थे, यहाँ भी सर्क था, यहाँ भी सर्क था, पीछे की ओर भी, इस तरफ भी, और वो पीछे की ओर अपर्दन करते हुए इस पहाड़ी शिखर को इस तरह से एक पिरामिड नुमा शिखर में इन्होंने कन्वर्ट कर दिया। ये बन गया हॉर्न या गिरी सुरंग। चलिए नेक्स्ट है नुनाटक। नुनाटक, तो नुनाटक क्या होते हैं कि विस्तृत हिम क्षेत्रों या हिमनदों के बीच में अपर्दित ऊंचे टीले होते हैं। यानी ऐसे टीले जो हिम सतह या हिम जो क्षेत्र है, हिम क्षेत्रों के बीच में मौजूद होते हैं और अपर्दन भी इनका जारी रहता है। तो इस प्रकार ये चारों ओर से हिम से घिरे होते हैं और हिम से घिरे होने की वजह से जो है इन्हें हिमांतर द्वीप भी कहते हैं। ऐसा लगता है कि हिम के सागर में ये द्वीप हों। ये आकृति कहलाती है नुनाटक। देखिए पीछे बैकग्राउंड में ये जो आप देख रहे हो, ये नुनाटक ही है। यहाँ भी देखिए इस फर्स्ट डायग्राम में ये नुनाटक ही है। तो चारों तरफ हिम की परतें बिछी हुई हैं, बीच में ये पहाड़ी जो है धरातल जो है वो टीले नुमा आकार में दिखाई देता है। यहाँ भी देखिए नीचे आप, ये चारों ओर बर्फ बिछी हुई है और बीच में ये पहाड़ी जो है ये टीले नुमा आकार में हमें दिखाई देती है, जो अपर्दन से गोल हो गई है। तो ये कहलाती है नुनाटक। नेक्स्ट है भेड़ पीठ शेल, रोश मुटाने। जब हिमनद के मार्ग में कोई चट्टानी अवरोध आ जाता है तो हिमनद क्या करता है कि अपघर्षण की क्रिया द्वारा सामने वाला जो ढाल है उसको अपर्दन करता है और उसे चिकना और कम स्लोप वाले ढाल में कन्वर्ट कर देता है। यानी हिमनद के रास्ते में जब कोई चट्टानी अवरोध आ जाए तो सामने जिस ओर से हिमनद को उस चट्टान पर चढ़ना है उस ओर के ढाल को वो अपघर्षण की क्रिया द्वारा क्या कर देता है, चिकना और कम ढाल वाला सरफेस में कन्वर्ट कर देता है। जबकि दूसरी ओर जहां पर की हिमनद नीचे उतरता है, दूसरी ओर जहां की हिमनद नीचे उतरता है उस ढाल पर उत्पाटन की, प्लंकिंग की क्रिया होती है और वो ढाल जो है उबड़ खाबड़ बन जाता है। तो ऐसा जो आकार है, तो देखने से ऐसा लगता है कि दूर से कि मुलायम बालों वाली कोई भेड़ बैठी होती है, इसलिए इसको भेड़ पीठ शेल नाम दिया जाता है। 1804 में इस आकृति को डी सासर महोदय ने भेड़ पीठ शेल या रोश मुटाने नाम दिया। इसे डी सासर महोदय ने रोश मुटाने नाम दिया था। अब देखिए इसमें डायग्राम, सेकंड डायग्राम में आप देखिए ये ग्लेशियर का डायरेक्शन है जिस ओर से उसने ऊपर की ओर इस पहाड़ी पे चढ़ना है। तो उसने क्या किया कि इस पूरे पार्ट को जिस ओर से वो ऊपर चढ़ रहा है उसे प्लेन बना दिया, चिकना बना दिया और एक कम स्लोप वाली सतह के रूप में कन्वर्ट कर दिया। दूसरी ओर जब ग्लेशियर नीचे की ओर उतरेगा तो उससे क्या है कि धरातल से यानी सतह से संपर्क ना होकर वो थोड़ा दूर से गिरेगा। तो जहां गिरेगा वहां वो क्या करेगा कि उस भाग को अपने प्रहार से तोड़ेगा। तो वहां पर उबड़ खाबड़ ऊंचा नीचा आप ये देख सकते हो, उबड़ खाबड़ ऊंचा नीचा जो स्लोप बन जाएगा। ये देखिए आप नीचे वाले डायग्राम में देखिए, इसको स्पष्ट दिखाया गया है। तो ये नीचे वाले डायग्राम में आप देख सकते हो कि ये जो स्लोप है ये उबड़ खाबड़ इस तरह से उत्पाटन की प्रक्रिया, प्लंकिंग हो रहा है और उबड़ खाबड़ बन गया, और दूसरी ओर का स्लोप जो बिल्कुल प्लेन और कम ढाल वाला बना है, यानी चिकना और कम ढाल वाला बना है। तो ये आकृति कहलाती है रोश मुटाने। इस बैकग्राउंड में भी आप देखिए, बैकग्राउंड में ये एक रोश मुटाने आकृति को ही आपके सामने दिखाया गया है, जहां मैं आपको कर्सर से दिखा रहा हूं, ये रोश मुटाने ही आकृति है। नेक्स्ट है शृंगपुच्छ, क्रेग एंड टेल। तो हिमनद के प्रवाह मार्ग में जब कोई ज्वालामुखी फलक या बेसाल्ट चट्टान, देखिए ज्वालामुखी फलक और बेसाल्ट देखने में लगता है कि ये उसी प्रकार की जो हम इससे पहले रोश मुटाने करके गए उसी तरह की है, लेकिन दोनों का निर्माण अलग है। ज्वालामुखी फलक या बेसाल्ट चट्टान जब कोई नोट के रूप में, गांठ के रूप में उसके मार्ग में आ जाए तो बेसाल्ट चट्टान के ऊपर जो मुलायम शेल होती है, मुलायम मिट्टी होती है, हिमनद क्या करता है उसका अपर्दन कर देता है। जिस ओर से हिमनद उस चट्टान पे चढ़ रहा है उस ओर पर, उस सिरे पर मौजूद जो मुलायम चट्टान होती है या मुलायम जो मिट्टी होती है, हिमनद उसका अपर्दन कर देता है और उसके अपर्दन से ढाल जो है वो उबड़ खाबड़ और तेज बन जाता है। जबकि दूसरी ओर जब वो उतरता है तो उतरते हुए वो अपघर्षण की क्रिया करता है और एक सामान्य और जेंटल, यानी सामान्य ढाल या जेंटल स्लोप का निर्माण करता है। तो इस प्रकार निर्मित जो बेसाल्ट और ज्वालामुखी पलग वाले जो कठोर ऊंचे भाग होते हैं वो तो कहलाते हैं श्रृंग यानी क्रेग, और दूसरी ओर के जो सामान्य ढाल वाले लंबे और दूर तक फैले जो जेंटल स्लोप होता है वो कहलाता है पुच्छ यानी टेल। ये देखिए इस डायग्राम में आप देखिए, इस ओर हिमनद जो है इस ओर से आ रहा है, ये आइस डायरेक्शन यानी ये है हिमनद का डायरेक्शन। तो इस ओर चढ़ते हुए ये जो किनारा है इस किनारे पर तो ये उबड़ खाबड़ तीव्र ढाल बनाएगा, और दूसरी ओर उतरते हुए देखिए आप एक जेंटल स्लोप का निर्माण
करता है। तो ये जो जेंटल स्लोप वाला पार्ट है, ये कहलाता है पुच, और ये जो यहाँ खड़ा भाग है, ये कहलाता है श्रृंग यानी क्रेग। यहाँ भी देखिए आप, ये स्टिप स्लोप है, तेज ढाल, इस ओर से ग्लेशियर इस पर आगे बढ़ा तो इस किनारे को तेज ढाल में कन्वर्ट कर दिया और दूसरी ओर जेंटल स्लोप का निर्माण किया। नीचे के डायग्राम में देखिए आपको सुरंग पुछ दिखाया गया है, इस और ये डायरेक्शन है, ग्लेशियर की ये डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन में ये किनारा जो तेज ढाल वाला, और दूसरी ओर देखिए एक लंबी पूंछ की तरह जेंटल स्लोप वाला किनारा। तो ये कहलाता है श्रृंग एवं पुछ यानी क्रेग एंड टेल। नेक्स्ट है हिम सोपान एवं पेटरनास्टर झील। तो जब हिमनद के मार्ग में भ्रंशन क्रिया द्वारा निर्मित सोपानी भ्रंश आ जाए, तो सोपानी भ्रंश की मौजूदगी जब हो तो हिमनद क्या करता है, इन सोपानों को उत्पाटन और अपघर्षण की क्रिया द्वारा इनका विस्तार करके इनको बड़े बड़े आकार में, बड़े बड़े सोपान में, स्टेर में कन्वर्ट कर देता है। इन्हें कहते हैं हिम सोपान। देखिए आप डायग्राम में, फर्स्ट डायग्राम में देखिए, ये फोल्ट निर्मित ऑलरेडी पहले से ही सोपानी भ्रंश हिम के रास्ते में आ गया था। तो हिम ने क्या किया, उत्पाटन और अपघर्षण की क्रिया द्वारा इसको आकार में और बढ़ा दिया। तो ये कहलाते हैं हिम सोपान। ये क्या, इनका आकार इतना बड़ा होता है, कैसे लगता है कि दैत्य जो है, राक्षस जो है, वो इनको इनका यूज जो है पहाड़ों पर चढ़ने के लिए करते हैं, इसलिए इनको दैत्याकार सोपान भी कहते हैं। इन्हें दैत्याकार सोपान के नाम से भी पुकारा जाता है। हिम सोपान का जो क्लिफ होता है, यानी इन सोपानों का का जो क्लिफ जो होता है, क्लिफ के नीचे देखिए ये क्लिफ है, क्लिफ यानी बिल्कुल स्ट्रेट खड़ा ढाल, ये क्लिफ है। इसके नीचे, ये इस भाग के बारे में बात कर रहा हूं मैं, ये देखिए ये भाग है क्लिफ के नीचे। तो क्लिफ के नीचे क्या है कि हिम जब ऊपर से नीचे की ओर गिरता है तो यहाँ एक गर्त बन जाता है, छोटे छोटे गर्त बन जाते हैं, और उन छोटे छोटे गर्तों में बाद में क्या है कि हिम के पिघलने से पानी जमा हो जाता है और लेक बन जाती है, यानी झील बन जाती है, जिसे कहते हैं पेटरनास्टर झील। ये आप देखिए, ये सोपान आप देख पा रहे हो, एक स्टेयर ये है, सेकंड स्टेयर ये है, थर्ड स्टेयर ये है। देखिए तीन बड़े बड़े सोपान आप देख पा रहे हो, और इनके इन तीन बड़े सोपान की पिडमोंट पर आप देखिए ये लेक बन गई है, ये है पेटरनास्टर झील। तो ये इनमें पानी भरने से ये पेटरनास्टर झील बन जाती है। और जब ये इसी प्रकार से, जैसे कि इसमें दिया गया, इसी प्रकार से सीरीज से हो, तो दूर से देखने से ऐसे लगता है कि क्या कि जो है इनको एक धागे में पिरोया हुआ है, तो ऐसे भू आकार को झीलमाला कहते हैं। नेक्स्ट है फियोर्ड। फियोर्ड, फियोर्ड क्या है कि मोस्टली उच्च अक्षांशों में जलमग्न हिमानीकृत यू आकार की घाटियों को फियोर्ड कहते हैं। यानी उच्च अक्षांशों में, हाई लेटीट्यूड जो होते हैं, वहां पर हिमानी जो यू आकार की घाटियां या जो हैंगिंग वैली बनाती है, वो जब सी लेवल ऊपर उठे, या जो इस प्रकार की यू आकार की घाटी और लटकती घाटी का निर्माण सी लेवल पे ही उसके नजदीक हो, तो वो जब उस पर, यानी वो जल में डूब जाती हैं, इस प्रकार की यू आकार की और घाटियां और हैंगिंग वैली जल में जब डूब जाती हैं, तो बनने वाला जो कोस्टल है, तट जो है, वो कहलाता है फियोर्ड तट। तो फियोर्ड जो है वो गहरी जलमग्न घाटियां होती हैं। इन घाटियों का निर्माण तो हिमनद ने किया है, लेकिन बाद में क्या है कि ये सी लेवल से नीचे चली जाती हैं और इन पर जल आ जाता है। तो इनमें यू आकार की घाटियां और लटकती घाटियां दोनों ही होती है। तो जहां लटकती घाटियां होती हैं वो भाग कम गहरा होता है, और जहां मेन वैली होती है वो भाग ज्यादा गहरा होता है। फियोर्ड और सागर के बीच में एक उथला भाग होता है, जो मैं आपको बता रहा था, लटकती घाटी के रूप में होता है, जिसे कहते हैं फियोर्ड का चोखटा। तो वो फियोर्ड का चोखटा कहलाता है। अब नीचे के डायग्राम में आप देखिए कि इस नीचे के डायग्राम में यही आपको दिखाया गया है। इसमें देखिए कि ये एक यू शेप्ड वैली है, और इस यू शेप्ड वैली पर बाद में जो है पानी, यानी पानी के नीचे डूब गई। ये देखिए यहाँ से ये हैंगिंग वैली है, तो ये चौकटा है। इसका बता रहा था मैं आपको, ये हैंगिंग वैली का पार्ट चौकटा है, और नीचे जो गहरी घाटी है, इस गहरी यू आकार की घाटी पानी में पूरी तरह से डूब गई है, ये बन गया फियोर्ड। ये नीचे देखिए आप कि ये जो पार्ट आप देख रहे हो पूरा पानी से में ये डूब गया है, ये यू आकार की घाटी थी, ये ग्लेशियर की यू आकार की घाटी थी, जल में डूब गई है, ये बन गया फियोर्ड। तो यू आकार की घाटी हिमनद द्वारा निर्मित यू आकार की घाटियां होती हैं, जो कि जल में जब डूब जाती हैं तो बन जाते हैं फियोर्ड कोस्टल, फियोर्ड तट। तो ये थे हिमनद द्वारा निर्मित अपरदनात्मक स्थलाकृतियां। उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। आप इसको बार बार देखिए, रिवाइज कीजिए और अपने नोट्स बनाइए। और सबसे बड़ी बात है कि इस कोरोना के टाइम में आप लोग घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। आपकी जो सेफ्टी है वो आपके लिए, आपके परिवारजनों के लिए और आपके चहितों के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। तो कोविड
की जो गाइडलाइन है उसकी पूरी तरह से पालना कीजिए, घर से बाहर मत निकलिए, बहुत अर्जेंट हो तो मास्क लगा कर जाइए और बार-बार हाथों को धोते रहिए। आप अपने आप को सेफ रखें, अपने परिवारजनों को सेफ रखें, यही मेरी आशा है और यही ईश्वर से मेरी आप लोगों के लिए प्रार्थना है। तो बने रहिए, वीडियो लेक्चर देखते रहिए। थैंक यू सो मच।